गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, अभी तक आप लोगों ने हाफ ईयरली एग्ज़ाम तक के पोर्शन को पढ़ा था। आज से मैं आपके सेकेंड पीरियोडिक टेस्ट का पार्ट प्रारंभ करने जा रही हूँ। बच्चों, सेकेंड पीरियोडिक टेस्ट में पार्ट 8 क्रिया, पार्ट 9 वाच्य और 10 अविकारी शब्द, 11 संधि, इतने पार्ट आपके 9, 8, 9, 10, 11 ये 4 लेसन जो है आपके पीरियोडिक 2 के हैं। इसके साथ साथ अनुच्छेद, पत्र, संवाद जो भी रहेंगे वो सब, परावाची, विलोम, मुहावरा जो भी है वो सारे आएंगे। लेकिन ये लेसन 4 लेसन इसमें से सेकेंड पीरियोडिक टेस्ट के हैं। तो बच्चों, आज हम लोग क्रिया स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट 8 क्रिया। हम लोग बचपन से ही आप लोग पढ़ते आए हो क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया का मतलब होता है करना, काम। तो जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, देखिए, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। तथा क्रिया शब्द वस्तु की स्थिति या किसी घटना के घटित होने का बोध को उसे क्रिया कहते हैं। घटित कोई घटना, किसी कार्य को करना है तो घटना घटित हो रही है, किसी काम को करने को ही क्रिया कहते हैं। जैसे क्रिया हंसना, रोना, पढ़ना, लिखना, दौड़ना, चलना, फिरना, ये सब क्या है? क्रिया, काम है, कुछ करना। लेकिन यहाँ वाक्य में देखिए, मैं प्रतिदिन उठता हूँ, मैं एक वाक्य बनाई हूँ कि प्रतिदिन उठता हूँ, ये कुछ कर रहा है, कोई घटना घटित हो रही है, तो ये क्रिया शब्द को बोध करा रहा है। तो जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया शब्द हंसना, रोना, बोलना, पढ़ना, लिखना, दौड़ना, ये सारे क्रिया शब्द हैं। क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूर्ण नहीं होगा। बच्चों, आपकी बुक में देखिए दिया है कि माँ खाना बना रही है, लड़कियाँ खेल रही हैं, दर्शक नाटक देख रहे हैं, बच्चे रन बना रहे हैं। तो देखिए, जो लाल कलर से लिखा हुआ है, लाल रंग से जो लिखा हुआ है वो सारे क्रिया शब्द हैं। मोहित बीमार है, मेरे दादाजी कहानी सुनाते हैं, किताबें अलमारी में हैं, वह फल खा रहा है। उपर्युक्त चित्रों में से पहले 4 मित्रों में क्रमशः खाना बनाए जाने, खेलने जाने, नाटक देखे जाने और रन बनाए जाने के कार्यों का बोध हो रहा है। ये लोग बता रहे हैं कि ये काम कर रहे हैं, कि खाना बना रही है, बनाना कार्य करना है, और खेलना भी कार्य है, और क्रिया के अंतर्गत आता है, देखना भी क्रिया के अंतर्गत आ रहा है, और रन बनाना भी क्रिया के अंतर्गत। चित्र 5, 6 और 7 में, यानी ऊपर जो हम लोग राइट साइड चित्र दिया हुआ है, यहाँ देखिए, ये मोहित बीमार है, मैं दादाजी से कहानी सुनाते हैं, किताबें अलमारी में हैं, वह फल खा रहा है। ये जो है बूढ़े दादाजी और किताबों की स्थिति की अवस्था का बोध करा रहे हैं। अवस्था बता रहे हैं ना कि मोहित, इसकी अवस्था कैसी है? मोहित बीमार है, तो अवस्था का बोध करा रहे हैं। मेरे दादाजी क्या कर रहे हैं? कहानी सुना रहे हैं। इस समय क्या कर रहे हैं? तो कहानी सुना। किस अवस्था में? कहानी सुना। किताबें की किस स्थिति में? देखिए, स्थिति का भी बोध, वस्तु स्थिति का। किताबें अलमारी में रखी हैं। ठीक, ये सभी क्रियाएं हैं। अतः कहा जा सकता है कि जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने या किए जाने का, किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति का या किसी घटना के घटित होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। निम्नलिखित पद्यांश के रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। ब्रह्मा ने कुछ लिखा भाग में, मनुज नहीं लाया है, अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया। ये सारे जो वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों में प्रकृति नहीं डरकर झुकती है, कभी भाग्य के बल से सदा हारती वह मनुष्य के उद्यम से समझ। उपयुक्त रंगीन शब्द क्रियाएं हैं। जो रंगीन शब्द लिखा गया है वो सारे शब्द क्या है? क्रिया।
क्रिया शब्द। क्रिया शब्द बच्चों, क्रिया जो शब्द है उसके लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान देना जरूरी है कि कैसे हम क्रिया की पहचान करेंगे और कौन सी क्रिया क्या है उसको हम जानेंगे। कोई भी वाक्य क्रिया के बिना अपूर्ण होता है। वाक्य जब तक हम उसमें क्रिया, क्योंकि किसी भी कोई वाक्य किसी स्थिति का वर्णन करता है, किसी अवस्था का वर्णन करता है, किसी के कार्य को घटना का वर्णन करता है, तो कोई भी वाक्य बिना क्रिया के पूर्ण नहीं होता। अर्थात क्रिया के बिना वाक्य की रचना नहीं हो सकती। हम चाहें कि वाक्य की रचना करें बिना क्रिया के, तो क्रिया की रचना वाक्य के बिना नहीं हो सकती। देखिए बच्चों, नीचे वाक्य में मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूँ, जैसे मैं प्रतिदिन पढ़ता हूँ, यहाँ पर ये पढ़ता हूँ क्रिया है। या हम सब भारतीय हैं, हमें मन लगाकर पढ़ना चाहिए, हमें मन लगाकर पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये जो वाक्य है आपकी बुक में भी ये उदाहरण दिए गए हैं, तो हमें क्या चीज लगाकर पढ़ना चाहिए? मन लगाकर पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, कोरिया ने स्पेन को हराकर विश्व फुटबॉल प्रतियोगिता सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इरफान पठान को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। कभी कभी इस प्रकार के प्रयोग भी देखने को वाक्य में मिलते हैं, जैसे दो संवाद लेखन में दो मित्र का संवाद है, जैसे आपकी बुक में दिया है, माँ बेटे का संवाद है। तो ये सारे जो संवाद हैं उनको भी हम देखते हैं उसमें। तो सीधी सी बात यह है कि क्रिया जो है जिस शब्द से किसी का, ज़्यादा देखेंगे तो उलझेंगे, इसलिए सिंपल सी बात है कि जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध हो, या किसी कार्य की स्थिति घटना का बोध हो, स्थिति का या घटना का घटित होने का बोध हो, उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूर्ण नहीं होता। ठीक है, वाक्य में क्रिया जो है वो एक इम्पॉर्टेंट होता है, क्रिया के बिना वाक्य की रचना नहीं हो सकती। अब हम लोग देखेंगे क्रिया के बारे में, और आपकी बुक में क्या लिखा है। जैसे क्रिया शब्द विकारी शब्द होते हैं, अतः लिंग वचन तथा कारक के कारण इनका रूप बदल। क्रिया शब्द विकारी होते हैं। विकारी, अब विकारी पढ़ा ना, विकारी मतलब परिवर्तन। जो क्रिया शब्द है वो विकारी होते हैं। विकारी शब्द से मतलब क्या हुआ, उसमें परिवर्तन होता है। ठीक है, कैसे? जैसे क्रिया विकारी कैसे हुआ? क्रिया शब्द विकारी, तो इसमें लिंग वचन कारक के कारण लिंग वचन, विकारी शब्द में लिंग वचन और कारक के कारण परिवर्तन। ठीक है, तो लिंग वचन कारक के कारण रूप बदल जाता है। कैसे? जैसे मोहन पढ़ रहा है। ठीक है, मोहन क्या है? पुल्लिंग है, तो यहाँ पढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर राधिका पढ़ रही है, क्योंकि राधिका जो है स्त्रीलिंग है, या लड़का पढ़ रहा है और लड़की पढ़ रही है, तो क्रिया में अपने आप रहा है और रही है रूप बदल गया, देखिए, और परिवर्तन हो गया। तो क्रिया शब्द विकारी शब्द होते हैं, और इसमें जैसे देखिए आपकी बुक में दिया है, वह खेल रहा है, और वचन के कारण जब एक बच्चा खेलेगा तो हम बोलेंगे वह खेल रहा है। देखिए, लिंग वचन के कारण परिवर्तन, वचन के कारण वचन, एक वचन बहुवचन होता है ना, तो वह खेल रहा है, वह खेल रहा है। ठीक, और वे खेल रहे हैं।
तो यहाँ पर देखेंगे कि ये दोनों में वचन के कारण रूप बदल गया, क्रिया का रूप परिवर्तित। ठीक है, वचन के कारण क्रिया का रूप जो है, वचन के कारण क्रिया के रूप में परिवर्तन आ गया। यहाँ पर वचन के कारण क्रिया का रूप परिवर्तित हो गया। यहाँ देखेंगे बोर्ड पे वचन के कारण, यहाँ वचन के कारण क्रिया का रूप बदल गया। ठीक है, कैसे बदल गया? यहाँ पर वह खेल रहा है, यहाँ है और यहाँ पर रहेगा। लिंग के कारण मैं बताई ना कि लिंग के कारण जैसे लड़का पढ़ रहा है और लड़की पढ़ रही है, तो लिंग के कारण परिवर्तन हो गया। यहाँ पे लड़का है और यहाँ पर लड़की है, दोनों में लिंग के कारण परिवर्तन हो गया। देखिए, बालक पढ़ रहा है, बालिका पढ़ रही है। फिर अतिथि ने पुरस्कार बांटे, कारक के कारण, वचन के कारण परिवर्तन और कारक के कारण परिवर्तन। अतिथि से पुरस्कार बांटने को कहा, को लग गया तो वहाँ पर कर्म कर रहा है, तो कर्ता ने कर्म को, करण से तो कर्म को, तो अतिथि से क्या किया? उपहार बांटने के लिए कहा, तो कारक के कारण का परिवर्तन हो गया। कारक के कारण परिवर्तन हो गया यहाँ पे कि अतिथि ने पुरस्कार बांटे, सिंपल, लेकिन यहाँ पर अतिथि से पुरस्कार बांटने के को कहा गया, तो अतिथि साधन हो गया, पुरस्कार बंटवाया गया उनसे। तो यहाँ पर ये वाक्य में परिवर्तन आ गया। क्लियर? वाक्य में क्रिया के आधार पर ही कर्ता के लिंग, वचन, कारक और काल का अनुमान लगाया जा सकता है। क्रिया के आधार पर ही लिंग, वचन, कारक और काल का अनुमान लगाया। जैसे लड़की पर्वत पर रस्सी के सहारे चढ़ रही है और इसमें रस्सी के सहारे चढ़ रही है क्रिया है, तो यहाँ पर चढ़ रही से पता चलता है कर्ता क्या है? रही है, मतलब स्त्रीलिंग। तो उससे हम लोग ये भी पता कर लेंगे क्रिया देख के कि जो भी है लिंग, वचन, कारक और काल का अनुमान लगाया जाता है कि लिंग क्या है। आप लोग पढ़े होंगे, देखें कि क्रिया से ही लिंग की पहचान होती है। क्रिया अगर स्त्रीलिंग है तो लड़की स्त्रीलिंग है, ठीक है संज्ञा, और अगर पुल्लिंग है, रहा है, तो ये पुल्लिंग है। तो क्रिया से ही लिंग की पहचान होती है। जैसे सूरज उग रहा है, तो सूरज उग रहा है, सूरज क्या है? पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग? तो पुल्लिंग। ठीक है, नदी बह रही है, तो नदी क्या है? स्त्रीलिंग है। किससे हम पहचाने? क्रिया से। क्रिया क्या है? नदी बहती है, बह रहा है नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो उससे हम जो है लिंग, क्रिया के द्वारा ही पहचान करते हैं। वाक्य में क्रिया कभी एक शब्द की होती है और कभी अनेक, जरूरी नहीं है कि एक ही शब्द से क्रिया है। जैसे कभी कभी मैंने किताब पढ़ी, तो पढ़ी शब्द क्या है? क्रिया। ठीक है, क्रिया एक शब्द की है। यहाँ पर मैंने किताब पढ़ी, मैंने गाना गाया, वह विद्यालय गया। ठीक है, तो ये जो है एक शब्द, वह विद्यालय गया। देखिए, कभी कभी क्रिया एक शब्द की भी होती है, जरूरी नहीं है कि 2 से 3 शब्द हो क्रिया को बताने के लिए। जैसे मैंने किताब पढ़ा, यहाँ पर ये क्रिया है। ठीक है, इसने जूस पिया, तो यहाँ पर देखिए एक शब्द की क्रिया है। तो पहला हम लोग क्या देखें? देखिए कई सारे क्रिया को पहचानने के लिए पढ़ें कि कोई भी, पहला है वाक्य की क्रिया के बिना पूर्ण नहीं होता। दूसरा की क्रिया विकारी शब्द होते हैं, लिंग, वचन, कारक के कारण इसमें परिवर्तन होता है। तीसरा, क्रिया के द्वारा ही वाक्य में कर्ता के लिंग
लिंग का हम अनुमान लगा लेते हैं, लिंग वचन का अनुमान लगाते हैं। क्रिया को देखकर ही हम कर्ता के लिंग वचन का अनुमान लगाते हैं। चौथा है कि कभी कभी हमेशा क्रिया ऐसा नहीं है कि अनेक शब्दों में हो, क्रिया एक शब्द में भी होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, जब किसी वाक्य में कर्ता विभक्ति चिन्ह के बिना आता है तो क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। विभक्ति चिन्ह के बिना आता है, विभक्ति चिन्ह के, से, पर, ये जो विभक्ति है कारक के, तो जैसे कर्ता है ने, क्रिया बाजार गए, बहुवचन पुल्लिंग है वे और बहुवचन पुल्लिंग है बाजार है, तो वे बाजार है। कर्ता है वे और क्रिया है बाजार है। सीता ने पुस्तक खरीदा। तो जब किसी वाक्य में कर्ता विभक्ति चिन्ह के साथ आता है तो क्रिया किसके साथ होती है? कर्ता के अनुसार होती है। ठीक है। विभक्ति चिन्ह के, राम ने पुस्तक पढ़ा, सीता ने गाना गाया। ठीक है। तो यहाँ पर राम ने है तो पुस्तक पढ़ा लिखे। ठीक है। तो वहाँ जहाँ विभक्ति चिन्ह के साथ कर्ता आता है तो उसकी क्रिया जो है कर्ता के अनुसार ही होती है। बच्चों, हम लोग 5 वाक्य, क्रिया के बारे में 5 वाक्य मैं समझाई हूँ। 5 बातों का ध्यान रखना है। पहला क्या है कि क्रिया जो है विकारी शब्द है, लिंग वचन कारक के कारण इसमें विकार होता है, पहला पॉइंट है। दूसरा क्या है कि क्रिया जो है बिना वाक्य जो है बिना क्रिया के पूर्ण नहीं होता। किसी भी वाक्य की रचना पूर्ण बिना क्रिया के नहीं होती। और तीसरा है कि क्रिया शब्द की क्रिया से ही हम वाक्य में लिंग वचन की पहचान करते हैं कि लिंग पुल्लिंग है या एक वचन है या बहुवचन है, क्रिया द्वारा इसकी पहचान है। और चौथा पॉइंट है कि क्रिया कभी कभी जरूरी नहीं हमेशा अनेक शब्दों से इसके साथ हो, एक शब्द के साथ भी होती, जैसे उसने पढ़ा। ठीक है। वह गया, तो वहाँ पर क्रिया एक शब्द गया, पढ़ा। और लास्ट 5वां है कि जब विभक्ति चिन्ह के साथ कर्ता आता है वाक्य में तो कर्ता के अनुसार ही क्रिया होती है। क्लियर? तो ये 5 बातों का आप ध्यान दीजिएगा। पहला, क्रिया किसे कहते हैं वो हमने पढ़ा। फिर क्रिया, वाक्य में क्रिया के प्रयोग से संबंधित बातों, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसको हम लोगों ने देखा। अब अगली क्लास में हम लोग बच्चों धातु पढ़ेंगे। धातु क्या होता है, धातु किसे कहते हैं, और जो आपकी क्रिया में धातु और क्रिया के भेद, कर्म के आधार पर क्रिया और सकर्मक अकर्मक जो क्रिया के भेद हैं उनको हम लोग देखेंगे। पहले धातु क्या होती है, फिर क्रिया के कितने भेद होते हैं, भेदों को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो बच्चों, आज आप लोग घर पे जाएंगे, क्रिया किसे कहते हैं उसकी परिभाषा उदाहरण के साथ और क्रिया से संबंधित किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है वो जो मैंने 5 पॉइंट बताया है कि लिंग वचन क्या बताई हूँ मैं, लिंग वचन और कारक के कारण क्रिया में क्या होता है, परिवर्तन आता है। वो उदाहरण के साथ मैंने बोर्ड पे आपको समझाया है। और कोई भी वाक्य की रचना, वाक्य पूर्ण नहीं होता बिना क्रिया के। वाक्य कंप्लीट करने के लिए, पूर्ण करने के लिए क्रिया की आवश्यकता होती है। और वाक्य में जब विभक्ति चिन्ह के साथ कर्ता का आता है तो वहाँ कर्ता के अनुसार ही क्रिया होती है। और क्रिया जरूरी नहीं है एक से अधिक शब्दों में हो, क्रिया के लिए एक शब्द भी होता है, जैसे वह पढ़ा, वह गया। ठीक, तो गया और पढ़ा ये क्रिया है। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग ने क्रिया पढ़ा, परिभाषा और क्रिया के बारे में जाना। अगली क्लास में हम लोग धातु और क्रिया के भेद, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया का अध्ययन करेंगे। आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।